Good evening, all of you. Good evening, Abir, Karan and Pratibha. मैंने आपको एक टेस्ट पेपर शेयर किया है अभी थोड़ी देर पहले। वो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा और वो क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि विद इन 20 मिनट्स आप उस पेपर को सॉल्व कर लें, ठीक है। मतलब कि 30 सेकेंड और दो मिल जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि आपका प्रैक्टिस पेपर है, आप अलार्म को स्टॉप वॉच लगा के 20 मिनट्स में उस पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। ऑनेस्टली रिवाइज करने के बाद कल हम उसका डिस्कशन कर लेंगे क्लास में, और कल आपकी लास्ट क्लास होगी। मैक्सिमम टॉपिक्स तो आज ही आपकी खत्म हो जाएगी, कल हम उस टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे क्लास में। ऑनेस्टली आप उस पेपर को, जो 50 क्वेश्चंस के पेपर का शीट आपके साथ गया है, अभी शेयर हुआ है, उसको 20 मिनट के अंदर आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, राइट। तो कल क्या मैंने एंटी डिफेक्शन लॉ आपको बता दिया था? एंटी डिफेक्शन लॉ बता दिया है, ये बताना है आज? प्लीज लेट मी नो। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। नहीं हुआ मैम, एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं पता ना? नहीं, शेड्यूल सिर्फ हम लोग 12 शेड्यूल तक देखे। शेड्यूल याद हो गए? आपने एक भी बार रिवाइज किया था फिर क्लास के बाद? अभी नहीं याद हुआ? कोशिश करिएगा कि कल का जो मतलब अभी का जो टेस्ट पेपर है वो बिना देखे करिएगा, ताकि पता चले कि कितना आपको गेन हुआ है, ठीक है ना। तो ऑनेस्टली उस पेपर को कर लीजिएगा, कल हम उसका डिस्कशन करेंगे। आपने यही बताया था कि जिसमें अगर एक बंदा एक पार्टी से खड़ा और एंड में वो अपना प्रमोट करने के बाद एंड में विड्रॉ करके दूसरी पार्टी में चला जाए, और तो उसने पब्लिक को एक तरीके से चीट किया, तो फिर ये एंटी डिफेक्शन है। ये हमने जो डिस्कस किया था कि वो 10th शेड्यूल, जब आप शेड्यूल डिस्कस कर रहे थे, तो 10th शेड्यूल बात करता है। आपके एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल में आता है। तो बस शेड्यूल बता के मैंने आपको बताया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक आपके पॉलिटिशियन थे, ठीक है, तो उनका नाम था गया राम। तो जब मतलब चुनाव के रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो एक ही दिन में उन्होंने 3 बार पार्टी चेंज की थी। एक ही दिन में सिंगल डे पार्टी चेंज की। पहले वो भाजपा, फिर कांग्रेस, मतलब 3 बार उन्होंने पार्टी चेंज की। और उन्हीं के नाम से एक स्लोगन फेमस हो गया, जिसका नाम था आया राम गया राम। तो कहते हैं ना, आया राम गया राम पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आया राम गया राम पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स जहां पे लोगों का ट्रस्ट आपको मिला है ना। जैसे अगर उन्होंने अपना वोट किसी को दिया है, तो उसका मतलब ये है कि हमारे बेसिस पे आप क्या करिए, हमारे लिए लॉ बनाइए, कानून बनाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि मतलब हमने मान लो आपको कांग्रेस की सीट पे इलेक्ट कर दिया, या आपको भाजपा की सीट पे इलेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आप बार बार पार्टी चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक का जो ट्रस्ट है उसके साथ बिट्रेयल करते हैं, ठीक है। तो ये वाली पॉलिटिक्स ना हो, इसके लिए बोला जाता है कि जिस सीट पे आप एलोकेट हुए हैं, एक्चुअली आप बाद में फिर दल बदल नहीं कर सकते, आप अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 1985 में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया 10th शेड्यूल में, और जो अमेंडमेंट था वो 52nd अमेंडमेंट है, ठीक है। अब ये जो बताने का काम है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर का है, और ये जो है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों पे लागू होता है। यानी स्टेट असेंबली में भी अगर कोई यही करता है, अपनी पार्टी को चेंज करता है, तो भी वहां पे भी वो डिस्क्वालीफाइड होगा। और पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा में अगर ये कोई करता है, तो भी ये क्या होता है, ये जो है उनको उनकी पोस्ट से, उनकी मेंबरशिप से हटा दिया जाता है। तो ये था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। एक जो टर्म है, एक चीज ये भी समझ लेते कि कब कब कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। वैसे अगर ओवरऑल देखें तो कोई मेंबर कब अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एक तो ये है कि वो क्या कर दे, अगर वो खुद से क्या कर दे, वॉलेंट्री अगर अपनी मेंबरशिप दे दे, मतलब कि वो खुद ही छोड़ दे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि खुद से वो डिसाइड कर देते कि नाउ दे डोंट वांट टू बी द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा और द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहां से जा सकता है, ठीक है। एक होता है कि एक हर पार्टी का एक व्हिप होता है। व्हिप मतलब WHIP। व्हिप मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ दिस पर्सन, है ना। हर पार्टी अपना व्हिप बनाती है। तो जब भी पार्टी में वोट होता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में कभी भी कोई बिल पास कराना होता है, तो वोटिंग से पास होता है कि कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं, राइट।
तो जो व्हिप होता है वो पहले से बता देता है पार्टी को कि हमें इस पर्टिकुलर बिल को अपना सपोर्ट देना है या नहीं, ठीक है। तो दैट पार्टी इज बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर गिवन बाय व्हिप। जैसे भाजपा के पहले व्हिप थे आपके अरुण जेटली, ठीक है। तो अब मान लो कोई बिल पास होने वाला है, मान लीजिए फूड सिक्योरिटी एक्ट से कोई बिल है वो कल पास होने वाला है, तो व्हिप बताएगा कि हमें इस पर्टिकुलर बिल के लिए यस बोलना है या नो बोलना है। तो अगर मान लीजिए व्हिप ने बोल दिया कि आपको यस बोलना है और आप नो बोलते हैं, तो भी क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर आप जो है क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, देखो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कुछ लोग मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आपको भाजपा की टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप क्या हो जाएगा, भाजपा के कैंडिडेट हो गए। या आपको कांग्रेस की टिकट मिल गई, तो कांग्रेस की टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हो, तो आप कांग्रेस के हो जाओगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी से शामिल होकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बताते हैं अभी आपको। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी पार्टी से नहीं, इंडिविजुअली चुनाव लड़ते हैं। तो अगर कोई इंडिविजुअली चुनाव लड़ता है, जिसको हम कहते हैं निर्दलीय, जब आपके चुनाव के रिजल्ट आते हैं आप देखो तो ऐसे आता है उसमें, जैसे कि अभी मान लीजिए राजस्थान का थोड़े दिन पहले आया था, कि राजस्थान में हमारे चुनाव का रिजल्ट आता है, उसमें आता है कि बीजेपी को इतनी सीट मिल रही, कांग्रेस को इतनी, अदर पार्टीज को। यहाँ पे लिखा होता है कि कुछ ऐसी पार्टी जिन्होंने जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं है, उनकी कितनी सीट्स आ रही है, राइट। तो उसको कहते हैं निर्दलीय लोग, जो किसी पार्टी से शामिल होकर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो किसी भी मतलब पार्टी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं है, उनको कितनी सीट आ रही है। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो किसी भी पार्टी का पर्सन नहीं है, ठीक, अब वो जीत जाता है। जब वो जीत जाता है तब वो क्या करे, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। तो अगर आपने जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, आप डिस्क्वालीफाई, ठीक है। और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, हमने पढ़ा था कि 12 लोगों को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं, जैसे आपके सचिन तेंदुलकर, जैसे आपकी रेखा, ठीक है। अगर कोई पर्सन नॉमिनेटेड है, ठीक है, नॉमिनेटेड है, और नॉमिनेटेड होने के बाद 6 मंथ, मतलब कि आफ्टर 6 मंथ वो क्या करे, किसी भी इसको ज्वाइन कर ले, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाते हैं, फिर वो डिस्क्वालीफाई होता है। अगर विद इन 6 मंथ करते हैं तो फिर अप्लाई नहीं होता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब आपने पूछा मैम इसका मतलब कोई इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं दे सकता, इसी के लिए इसका क्रिटिसिज्म होता है। जो हमारे अभी इसके पहले वाले वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, ऑनरेबल मोहम्मद हामिद अंसारी, उन्होंने ये बोला कि व्हिप जो व्हिप है इसको हमें खत्म करना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि यहाँ पे अगर कोई नो बोले या यस बोले अकॉर्डिंग टू व्हिप, तो ये कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी को बताता है कि मतलब आप किसी को बाउंड क्यों कर रहे हो कि वो यस ही बोले या वो नो ही बोले, उसका इंडिविजुअल का ओपिनियन भी मैटर करना चाहिए। हालांकि ये बात अभी मानी नहीं गई है, तो अभी यही है कि जो व्हिप गाइडेंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग इनको वोट करना होता है। अगर आपको अपनी बात कुछ कहनी है तो आप व्हिप को बोलो कि आप क्यों नहीं वोट देना चाहते हैं, तो वो अपनी जो उनकी पार्टी होगी फिर उसमें वो डिस्कशन कर सकते हैं, बट आप व्हिप के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ क्लियर हुआ? कोई डाउट आपको? करण, मानसी, अबीर? क्लियर मैम। अब नोटा क्या है, व्हाट इज नोटा मैम? तो क्या हुआ था, हाँ प्लीज मैम, फॉर एग्जांपल कोई एक पार्लियामेंट में कोई एक बिल पास कराने के लिए कोई एक पार्टी, मतलब फॉर एग्जांपल बीजेपी ने कहीं कुछ एक विप बनाया, तो विप बनाने से पहले वो लोग क्या अपना मेंबर से डिस्कस नहीं करते कि उन लोग क्या रजामंदी है कि नहीं? बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी जैसे सरकार बीजेपी की है, राइट, तो बीजेपी की सरकार है, तो कोई भी बिल, ज्यादातर जो बिल्स है वो तो सरकार लेके आएगी। अगर अपार्ट फ्रॉम सरकार कोई बिल लेके आ रहा है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, ठीक। तो अगर कोई बिल जब सरकार लेके आ रही है तो ऑब्वियसली अगर मान लो कि आप बीजेपी के कोई मेंबर है, ठीक है, और आपकी पार्टी कोई बिल लेके आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है आप अपनी पार्टी को सपोर्ट तो करेंगे ही। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है आप अपने पार्टी के जो अध्यक्ष है ना, आप उनको बोल दोगे कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। फिर वो आप हाउस में जाके वो सारी चीजें नहीं करेंगे, आप इंटरनली चाहे जो करें, इंटरनली डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल इंटरनली डिस्कस करते हैं। हाँ, जब मेजोरिटी, जब वोटिंग के टाइम में अगर अगेंस्ट जाते हैं तब जाके प्रॉब्लम। हाँ जी जी, हाँ, ठीक है। अब देखते हैं नोटा क्या है।
तो क्या हुआ था कि PUCL नाम का एक केस हुआ, ठीक है, PUCL का एक केस हुआ आपके हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया गया PUCL करके। उन्होंने कहा कि अगर हमें मतलब चुनने का अधिकार है, सिलेक्ट करने का अधिकार है, राइट है, तो हमें क्या है, किसी को भी ना चुनने का भी राइट होना चाहिए, ठीक है। तो PUCL केस ने कहा कि अगर हमारे पास ये राइट है कि हम इनमें से मतलब 3 लोग खड़े हैं ABC, इनमें से किसी को भी चुनने का हमें सिलेक्ट करने का राइट है कि या तो हम A को ले या B को ले या C को ले। तो अगर हम A, B या C किसी को भी नहीं लेना चाहे तो हमें राइट टू रिजेक्ट का भी जो है राइट मिलना चाहिए। लेकिन अगर राइट टू रिजेक्ट को रिप्लेस कर दिया गया नोटा से। अब राइट टू रिजेक्ट और नोटा में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो राइट टू रिजेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ढंग से देखें तो राइट टू रिजेक्ट का मतलब था कि मान लो मुझे A भी नहीं पसंद, B भी नहीं पसंद, C भी नहीं पसंद, तो मैंने बोला राइट टू रिजेक्ट, मतलब ये तीनों ही पसंद नहीं है। तो इसका मतलब था कि कोई चौथा ले आओ, है ना, तो कोई नेक्स्ट मेंबर लाओ जिसको हम बनाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको कोई नहीं पसंद, आप टिक कर दोगे नन ऑफ द अबव, मुझे कोई भी पसंद नहीं है, ठीक। तो अब इसमें जब वोटिंग की काउंटिंग होती है तो अगेन ऐसा नहीं होता कि नोटा, अगर मान लो कि ABC 3 लोग इलेक्ट हुए, इनको मिला 30, इनको मिला 25 और इनको मिला 28, टोटल कितना हो गया, 73, बचे कितने, ठीक है, और 27% लोगों को नोटा मिल गया, ठीक है। या ऐसा समझ लीजिए कि नोटा का 31 है, बाकी सबका कम कम है, ठीक है। इसका 27 कर लेते हैं, इसका हम कर लेते हैं 31 और ये हो जाएगा आपका कम हो जाएगा ना। तो अब नोटा को 31 मिल गया, ABC में से सबसे ज्यादा वोट C को मिला है। तो अभी बताओ कि कौन जीतेगा? अगर मान लो ABC 3 लोग जो है खड़े होते हैं और D जो है आपका नोटा है, जो लास्ट ऑप्शन है वो नोटा है, इसको मिल जाता है, नोटा को 50% वोट मिला, इसको मिला 20, इसको मिला 21 और इसको मिला कितना, 9, ठीक। अब बताओ इसमें से जीतेगा कौन? ऑल्दो यहाँ पे सबसे ज्यादा वोट मिला है नोटा को, लेकिन फिर भी क्या होगा कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वही जीत जाता है, ठीक है। तो राइट टू रिजेक्ट का मतलब तो ये होना चाहिए था कि अगर मान लो कि सबसे ज्यादा वोट नोटा को मिला तो आप कोई नया कैंडिडेट लेके आओ। लेकिन PUCL का सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया, उसमें ये बोला गया कि अगर हमें चुनने का राइट है, अगर हमें ऐसा है कि हम किसी को भी चुन सकते हैं, तो हमें ये भी राइट मिलना चाहिए कि हम सबको रिजेक्ट कर दें, ठीक है। तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में एक ऑप्शन डालना चाहिए जिसका नाम होगा नोटा, NOTA, फुल फॉर्म विल बी नन ऑफ द अबव, कि इनमें से मुझे कोई भी पसंद नहीं है। लेकिन इसमें जो आफ्टरवर्ड्स की नोटा हमारे पास है, फिर भी सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया वही होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वही जीतेगा। तो नोटा का ये नहीं है कि अगर नोटा की जो ज्यादा आ गए हैं या ज्यादा लोगों को नोटा मिल गया है, कितने % नोटा मिला है, इससे वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा, जिसको ज्यादा वोट मिला है अभी भी वही सिलेक्ट होके आएगा। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि इसका मतलब ये अगर मान लो 50% से ज्यादा नोटा के ही वोट आ गए तो क्या री इलेक्शन होगा? तो बिल्कुल नहीं, री इलेक्शन का अभी भी कोई भी हमारे यहाँ पे री इलेक्शन के चांसेस नहीं है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलता है अभी भी वही जीतता है। तो फिर नोटा की वैल्यू क्या है, क्यों फिर नोटा लाया गया? तो नोटा सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि जो कैंडिडेट्स जब वो देखें कि भाई इतने सारे नोटा के ही आ रहे हैं, तो वो अच्छे लोगों को ही क्या करें, टिकट दें, जो पार्टीज है वो अच्छे लोगों को टिकट दें, बस वो मोरल प्रेशर बनेगा। अभी यहाँ पे री इलेक्शन की कोई भी बात नहीं करी गई है। तो हमने क्या समझा, नोटा क्या है कि नोटा एक ऑप्शन देता है, जब आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं आता है तो आप नोटा को वोट कर सकते हो। इट इज शॉर्ट ऑफ राइट टू रिजेक्ट, बट ऑल्दो इट्स नॉट अ कंप्लीट रिजेक्शन, अभी भी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है वही जीत रहा है, राइट। गेटिंग और नॉट क्लियर हुआ? नोटा क्या है? नोटा एक ऑप्शन दिया गया है वाया द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो आपकी EVM बैलेट मशीन है उसमें सबसे लास्ट ऑप्शन ये होगा नोटा का, जिसमें आप ये करेंगे कि आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, और दो कि ये अगर सबसे ज्यादा भी आ जाता है, इसमें वोटिंग परसेंटेज ज्यादा भी आ जाता है, तो भी री इलेक्शन का कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ? नोटा क्लियर हुआ? अब आ जाता है VVPAT। ये VVPAT क्या है कि अभी जो है, मतलब पहले तो ये इतना प्रेवलेंट नहीं था, ये अभी लाया गया है। इसका पूरा फुल नाम क्या है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट फाइल।
कहा जाने लगा कि ईवीएम में फर्जी चीजें हो रही है, ईवीएम जो है वो टैंपर कर दिए गए हैं। तो ऐसा होता है कि हम वोट किसी और को देते हैं, चला जाता है किसी और को। आपने न्यूज में सुना होगा कि बहुत दिनों तक चल रहा था कि ईवीएम में टैंपरिंग हो रही है, ईवीएम हैक हो जाते हैं। तो दीज थिंग्स हैपेंस, मतलब न्यूज में बहुत दिनों तक ये बना था। तो कहा गया कि हम ईवीएम जो मशीन होगी अब उनसे वीवीपीएटी लेके आएंगे। वीवीपीएटी मतलब वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी को वोट दोगे, मान लो ये ईवीएम है और यहाँ पे जो सिंबल्स बने होते हैं और यहाँ पे इसके सामने बटन्स होते हैं, राइट। तो अब क्या है कि आपको मान लो कि आपने लोटस को जो है कमल को आपने जो लोटस फ्लावर उसको वोट दे दिया। तो जैसे ही आप वोट दोगे आपके सामने स्क्रीन पे एक पेपर आ जाएगा, ठीक है, एक पेपर आ जाएगा, उसमें ये लिख के आ जाता है कि आपका वोट किसको गया है, ताकि क्या कर लो आप देख लो कि भाई हमारा वोट किसको गया है। वो जो स्लिप है वो आपको मिलती नहीं, वो मतलब विद इन अ सेकंड फिर वो हट जाती है, ठीक है। तो बस ये कंफर्मेशन के लिए कि आपका वोट किसको मिला है, एक वीवीपीएटी लाया गया है, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जिसमें क्या है कि वो स्लिप आ जाती है और इसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जिसको हमने वोट दिया है क्या हमारा वोट उसी पर्टिकुलर पर्सन को गया है या नहीं। क्लियर? ये होता है आपका वीवीपीएटी, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्लियर हुआ? देखा है आपने? अच्छा, अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल 370 पे। ये आर्टिकल 370 क्या है? ये आर्टिकल 370 है रिलेटेड आपके जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक। अब ये जम्मू एंड कश्मीर का क्या सीन है, तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ा था, तो जब अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ा था तो क्या किया था, दो भागों में इंडिया को बांट दिया था। तो इधर वाला जो पार्ट है आपका बांग्लादेश वाला वो भी पाकिस्तान था, और इधर वाला जो मतलब पंजाब जम्मू कश्मीर, अंग्रेजों ने इंडिया को बांटा कैसे था, ईस्टर्न पाकिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान। तो जो आपका बांग्लादेश वाला पार्ट है उसको हम कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, और जो आपका पंजाब साइड जो अभी का मतलब एट प्रेजेंट पाकिस्तान है उसको हम कहते थे वेस्टर्न पाकिस्तान, राइट। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया को डिवाइड कर दिया था। अब जो जम्मू मतलब कि उस समय इंडिया में 362 प्लस प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहां पे अभी भी क्या थे, राज्य महाराजे थे, राज्य महाराजों का रूल था। तो ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृष्णा मेनन ये दो लोग थे जिन्होंने क्या किया, इंडिया को यूनिफाई करने की कोशिश की। अब इसी में कुछ वॉर हुए जैसे जूनागढ़, ठीक है। तो ये सारे लोगों को थ्रू वॉर जो है इंडिया में एनेक्स किया गया। तो ज्यादातर जितने भी मतलब रियासतें थी, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको यूनिफाई किया था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृष्णा मेनन, ठीक है। कृष्णा मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही उनको क्या करते थे, इंडिया में मिला देते। जम्मू कश्मीर वाला जो भाग था उसको कहा गया कि पंडित नेहरू ने बोला कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला है वो मैं देखता हूँ, आई विल ट्राई। अब होता क्या था कि जितने भी मतलब जो भी मिलाने की कोशिश थी वो ये देखा जा रहा था कि जनता क्या चाहती, वहां के लोग क्या चाहते हैं, ठीक। तो अब पाकिस्तान भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर हमारे में आ जाए, इंडिया भी चाहता था कि जो है जम्मू कश्मीर हमारे में आ जाए। अब जो जम्मू कश्मीर के राजा थे वो थे महाराजा हरि सिंह, ठीक। और जो जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग थे वो मुसलमान थे। अब ये था कि जो महाराज थे वहां के, वो किसी में भी मिलना नहीं चाह रहे थे, ना तो वो इंडिया में चाह रहे थे ना पाकिस्तान में चाह रहे थे, वो अपना एक सेपरेट एंटिटी बनना चाह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक बार जो पाकिस्तान के कबायली लोग थे वो उन पे अटैक कर देते हैं। तो हरि सिंह ने हेल्प मांगी इंडिया की गवर्नमेंट से। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोला हम आपको हेल्प करेंगे इसी शर्त पे कि आप इंडिया में क्या हो जाओ, मर्ज हो जाओ। अब इंडिया में वो मर्ज तो हो गए, ठीक है। लास्ट में जो है जब सारे प्रिंसली स्टेट्स मिल गए थे तो इंडिया में जम्मू कश्मीर जब मर्ज हुआ है तो उन्होंने कहा कि हम जरूर इंडिया में मर्ज जाएंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। तो वो जो उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखे वही है आपका आर्टिकल 370। उसी आर्टिकल 370 से जो जम्मू कश्मीर है वो क्या हो गया, इंडिया में मर्ज हो गया। अब क्या है कि देखो पूरा इंडिया एक है, पूरी इंडिया एक है, तो इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का एक ही फ्लैग है, ठीक है। इंडिया का एक अपना प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सोवरेन गवर्नमेंट है। लेकिन जम्मू कश्मीर जब इंडिया में शामिल हुआ तो उन्होंने जो अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताए वो क्या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं हैम्पर करता है जो इंडिया का एक सोवरेन कॉन्सेप्ट है उसको। कैसे कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश था, अभी तो नहीं है, जब से मर्ज हो गया, उसमें इनका अलग अपना एक फ्लैग था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का अपना फ्लैग था, ठीक। हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के बाद बना था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अपना इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको कहते हैं रणवीर कोड, रणवीर संहिता या रणवीर कोड, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर का जो है रूल एंड रेगुलेशन चलाया जाता था।
पहले क्या होता था, जो इनके चीफ मिनिस्टर है उनको हम बोलते थे, मतलब वो लोग बोलते थे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। बाद में फिर ये बोला जाने लगा कि नहीं आप चीफ मिनिस्टर बोलो, नहीं तो वो अपने जो उनके चीफ मिनिस्टर है उनको भी प्रधानमंत्री बोलते थे। तो आपने नाम सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या है, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना, इन्हीं के मतलब पहले बीजेपी का नाम था भारतीय जनसंघ, ठीक है, तो भारतीय जनसंघ है, हिंदू महासभा, फिर भारतीय जनसंघ, अब उसका करंट नाम है बीजेपी, ठीक। तो पहले जो इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी को लेके एक बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया में चलाया। और वो मूवमेंट क्या था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया, ठीक है, एक स्लोगन रेज किया कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक देश में दो विधान का मतलब दो कॉन्स्टिट्यूशन, एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, यानी एक तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, दूसरे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर, दो निशान यानी एक इंडिया का फ्लैग और एक जम्मू कश्मीर का फ्लैग। तो इसको लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई थी, और कहते हैं कि इसी मूवमेंट के बाद उनकी डेथ हो गई थी, ठीक। तो इसी को लेके वहां पे हमेशा से अपसर्च रहा है। अब अपसर्च कैसा था कि एक तो इनकी ये सारी चीजें बिल्कुल अलग, दूसरा क्या था कि आर्टिकल 370 ने बहुत सारी रेगुलेशंस और डाल दी कि इंडिया के जितने भी लेजिस्लेशन है वो तभी जम्मू कश्मीर में लगेगा जब जम्मू कश्मीर की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली उसको क्या करे, रिकॉग्नाइज कर दे। फिर ये भी था कि अगर मान लो कि कोई जम्मू कश्मीर की लड़की से किसी पर्सन की शादी रहती है, कोई लड़की है, कोई गर्ल है जो कि जम्मू कश्मीर की थी, और वो अगर शादी करती है किसी ऐसे लड़के से जो कि जम्मू कश्मीर का नहीं है, ठीक है, तो ऑल जो भी उस लड़की के राइट्स होंगे वो सारे राइट्स वहीं पे खत्म हो जाते थे। अब जो इंडिया के लोगों को फंडामेंटल राइट मिला था, वो भी फंडामेंटल राइट जम्मू कश्मीर के लोग वो पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं करते थे। उनके अपने राइट्स है, वो आप उसी के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते थे। इंडिया के जो लोग हैं वो जाके जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके की जमीन नहीं खरीद सकते थे, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, इसी के बेसिस पे जो आर्टिकल 370 है वो बना हुआ था। दूसरी बात क्या थी कि हम जानते हैं कि हमने पढ़ी थी आपकी सिटीजनशिप में क्या पढ़ा था कि हमारे देश की एक ही सिटीजन है, कि हम क्या है, भले यूपी में रहे, एमपी में रहे, ऑल तो कहीं भी रहे, फिर भी हम पार्ट किसी होंगे, इंडिया के सिटीजन कहीं जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 370 में हमने कहा था कि आप फंडामेंटल राइट में एक राइट हम छोड़ के चल रहे हैं, वो राइट है आपका आर्टिकल 35। कहा था ना कि उस समय आर्टिकल 35 छोड़ रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये आर्टिकल 35 क्या है, ये आर्टिकल 35 ए बात करता है सिटीजनशिप की, और ये सिटीजनशिप क्या है, ये हर स्टेट की अपनी एक ही सिटीजनशिप है, हम क्या है, इंडियन है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग दो सिटीजनशिप होल्ड करते थे, वो कश्मीरी है और वो भारतीय है, ठीक है, तो उनकी दो सिटीजनशिप थी। तो आर्टिकल 35 ए एम्पावर करता था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि वो इंडिया के भी सिटीजन है और वो जम्मू कश्मीर के भी सिटीजन है। अब यूनियन मतलब आर्टिकल 1 में क्या था कि इंडिया यूनियन है इतने नेशंस का, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वो जुड़ रहा था आपकी आर्टिकल 370, ठीक है। तो ये जो है एक टेम्पररी प्रोविजन था। टेम्पररी प्रोविजन का मतलब कि ये जोड़ा गया था थोड़े समय के लिए, कि जब मतलब सही समय आएगा और जब हम रेफरेंडम करा देंगे, रेफरेंडम का मतलब कि वहां की जनता से पूछ लेंगे या वहां की जो असेंबली है वो तैयार हो जाएगी, तो उसके बेसिस पे हम आर्टिकल 370 हटा देंगे। और जो इतने साल हो गए आजादी के, फिर भी इसको हटाने का कोई भी जो है मतलब कोशिश भी नहीं की, और ना वहां के जो लीडर्स है वो कभी भी इस तरीके का बिल आने देना चाहते थे। तो फिर ये हिस्टोरिक मोमेंट आता है, जो अभी हिस्टोरिक मोमेंट आया थोड़े दिन पहले, इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 370 को स्क्रैप आउट कर दिया गया है। आर्टिकल 370 में केवल जम्मू कश्मीर नहीं है, और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनको कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई है। उसमें उन कैटेगरी में जो जम्मू कश्मीर वाली कैटेगरी थी, जिस एक आर्टिकल से जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ था किसे, इंडिया से, तो उस आर्टिकल को हमने स्क्रैप आउट कर दिया और आर्टिकल 35 ए को भी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इससे क्या हो गया कि अब कश्मीरी और भारतीय तो अलग अलग एंटिटी नहीं है, अब क्या है, कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर भी उन्हीं अलग प्रदेशों की तरह हो गया, उन्हीं अपने स्टेट्स की तरह होगा जैसे इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स हैं, ठीक। तो अब तो जम्मू कश्मीर में भी एक देश में दो विधान नहीं, अब एक देश में एक ही विधान, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वहां भी लागू कर दिया गया। एक ही प्रधान, यानी जो मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री भी है, वहां के भी प्रधानमंत्री है, इंटायर प्रधानमंत्री हो गए। और एक ही निशान, यानी जम्मू कश्मीर का फ्लैग नहीं, अब इंडिया का ही फ्लैग क्या हो गया, माना जाने लगा। और आर्टिकल 35 ए को भी स्क्रैप कर दिया गया है। इससे क्या हो गया है कि जो आप वहां के सिटीजन भी होंगे वो भी एक सिंगल सिटीजनशिप होल्ड करेंगे, अब वो कश्मीरी और भारतीय नहीं, पहले वो भारतीय होंगे, राइट। अब कुछ जो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिले थे वो क्या क्या थे,
कि जैसे अब पहले ये था कि वहाँ की अगर मान लो कोई लड़की है वो शादी नहीं कर सकती या आप वहां जाके जमीन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हटा दी गई है। अब जैसे बाकी स्टेट्स में आप कर सकते हैं, जैसे बाकी स्टेट्स में ड्यूटी लगती है, ऐसे बाकी स्टेट्स में एक्साइज और जीएसटी के अंदर वो सारे स्टेट्स आते हैं, वैसे ही ये भी आने लगा। पहली बार ऐसा हुआ है, पहले हमेशा क्या होता था कि कोई यूनियन टेरिटरी को आप स्टेट बना देते थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्टेट बन गया है यूनियन टेरिटरी। अब इनको बांटा कैसे गया, तो इसको बांटा गया जम्मू कश्मीर और एक बना दिया गया अलग से लद्दाख, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसको बांटा गया है। अब ये अभी जो इनको पावर दी गई जम्मू कश्मीर को, वो दिल्ली और पांडिचेरी की तरह दी गई है। अब दिल्ली और पांडिचेरी के बारे में हमने क्या समझा था कि 2 यूटीज इंडिया में ऐसी है जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन सी? दिल्ली और पांडिचेरी। अगर सेम वे में वो जम्मू कश्मीर को ट्रीट करने की बात कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर भी ऑल्दो ये एक यूनियन टेरिटरी है, फिर भी वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। और अभी जो है वहां पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वही अभी फिलहाल तो मतलब वहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी में है, राइट। तो ये पूरा आपका ये आया है आपका आर्टिकल 370। अब क्या है कि वहां के लोगों की भी कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है, वो भी फंडामेंटल राइट एंजॉय करते हैं। वहां पे क्या था कि अगर मान लो कि स्टेट रूल लगाना है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है, इमरजेंसी लगाना है, तो पहले आपको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मतलब उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो भी हटा दी गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था, वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। वो चाहे तो उनकी जो असेंबली है वो ला भी सकती थी, नहीं भी ला सकती थी, अब उसको कर दिया गया है कंपल्सरी। अब क्या है कि यानी 2 चीजें वहां से हट गई, आर्टिकल 35A स्क्रैप आउट कर दिया गया है, आर्टिकल 370 के जो प्रोविजन डील करते थे जम्मू एंड कश्मीर से उसको कम्प्लीटली नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। क्लियर हुआ जम्मू कश्मीर का इशू? आपको जम्मू कश्मीर का इशू क्लियर हुआ? कोई डाउट? कोई डाउट? मैम ये जो 370 और 35 को स्क्रैप करा गया ना, तो कौन सा अमेंडमेंट नंबर है इसका? कौन सा अमेंडमेंट अमेंडमेंट नंबर तहत इसको किया गया? बेटा इसमें मैंने लिखा नहीं, एक बार आप गूगल करके देख लेना कि कौन सा अमेंडमेंट है। ओके ओके मैम। और कुछ? मैम बस मैम ये आपने 35A बताया है, तो 35 आर्टिकल 35 देखो 35 एक बड़ा सा आर्टिकल है जिसमें हर स्टेट्स को लेके कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, उसके बीच में एक जगह है विदर्भ, ठीक है, तो उसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। ऐसे नागालैंड, मिजोरम है ना, कुछ स्टेट्स यहाँ पे जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं वो सारा कुछ 35 में कवर होता है। एक्सप्लिसिटली 35A रिलेटेड है आपके जम्मू एंड कश्मीर से। गॉट इट? ओके मैम, ठीक है। और कोई? सब क्लियर? तो यहाँ पे आपका पॉलिटी का कोर्स पूरा खत्म हो गया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। उसके पहले आप बता दो, आपने शीट कर ली है क्वेश्चंस की? क्वेश्चंस की शीट करी है जो कल दिया था? और अभी तो सारे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन का टेस्ट पेपर मतलब एक टेस्ट पेपर बना के शेयर कर दिया है, उसमें 50 क्वेश्चंस है। आप कोशिश करिएगा कि स्टॉप वॉच लगा के विद इन 20 मिनट्स उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो रिवाइज कर लीजिए पूरे कोर्स को एक बार और 20 मिनट के अंदर उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कल हम उस पेपर का पूरा डिस्कशन कर लेंगे, और अगर कल आपको पूरे सिलेबस में से भी कोई सा भी डाउट होगा तो आप कल के कल खत्म कर लीजिएगा। कल आपकी लास्ट क्लास है। आ जाते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको आपको एग्जाम के टाइम पे पक्का से रिवाइज करके जाना ही जाना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो पहले जो आर्टिकल्स है वो है आपके फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी में भी कुछ आर्टिकल्स आपको स्पेसिफिकली बोले थे कि इसको तो जरूर से याद रखिएगा, और फंडामेंटल राइट का तो एक आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सारा का सारा आप जरूर से रिवाइज करके जाएंगे। अभी आप बता दो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ एंड यू विल हैव टू आंसर। कौन सा आर्टिकल बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट 19 डबल जीओ पार्टी किसने दिया हुआ है? आर्टिकल 20। ओके। और राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है? 24 23 Who will answer? 23A है। मैम
21 मैम, 21 और 21 21A, A। गुड। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी किसने दी हुई है? 32 32 by B.R. अम्बेडकर। राइट। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? व्हाट इज हैबियस कॉर्पस? व्हाट इज हैबियस मैम कॉर्पस? अगर अनलॉफुली अगर किसी को डिटेन किया गया तो वी हैव राइट्स टू मींस उसको 24 घंटे के छोड़ना मजिस्ट्रेट के कंपलसरी पास ले जाना है। पड़ेगा, ठीक है। Yes. अब आ जाते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में और क्या पढ़ना है। तो हमने बात की थी आर्टिकल नंबर 40 की, याद करिए पीपीएससी पढ़ते समय ये समझा था कि आर्टिकल 40 जरूर से याद रखना है, जो बात करता है आपके विलेज पंचायत की, ठीक है। आर्टिकल 40 को कौन से अमेंडमेंट से जोड़ के, अब ये जो है आर्टिकल 40 ऑल्दो डीपीएसपी, लेकिन किस आर्टिकल में इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता है, कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता है, दिखता भी है कि नहीं दिखता? हाँ, कहीं पे भी, कहाँ आपको 73rd, वेरी गुड, 73rd में इसका अमेंडमेंट दिखता है। अब आर्टिकल नंबर 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म सिविल कोड? सेम लॉ सेम रूल सेम कानून फॉर एवरीवन। सेम एवरीवन का मतलब ये था कि एक्चुअली जब इंडिया आजाद हुई थी तो जो लिटरेसी रेट थी वो ऐसा था कि हिंदू लोग जो थे वो थोड़े ज्यादा लिटरेट थे, राइट, और मुस्लिमों में अभी लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक। तो अब क्या होता है कि देखो कानून समझने के लिए भी आपके पास थोड़ा सा इंटेलेक्ट तो होना ही चाहिए। ऐसे में ये था कि अगर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया, और उस समय जो है डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा था कि लोग मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में वायलेंस भी बहुत करे, तो डिवीजन हो रहा था इंडिया का। तो इसमें ये कहा गया कि ऐसा करते हैं थोड़े समय के लिए रिलैक्स करते हैं, ठीक है, रिलैक्स करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे, लेकिन कब? जब एक्ट पार हो जाएगा, जब दोनों का इंटेलेक्ट लेवल एक जैसा हो जाएगा तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में नहीं लाया गया है। अभी भी जैसे अगर ट्रिपल तलाक लाएंगे तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि तलाक देने का जो नियम मुसलमानों के लिए वही हिंदुओं के लिए हो, लेकिन अभी उनका वो जो लॉ है वो शरीयत पे बेस्ड है, राइट, शरीयत पे बेस्ड है, तो इसलिए कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक जैसा लॉ सबके लिए अभी नहीं, ठीक। आर्टिकल नंबर 45 क्या है? आर्टिकल नंबर 45 बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की, किसके लिए? जो बच्चे 6 साल से क्या है, जिनकी एज 6 साल से कम है। 46 में बात की थी वीकर सेक्शन की। अब वीकर सेक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिवाइड किया है कि वीकर सेक्शन अकॉर्डिंग टू द कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, इनमें गरीबों को नहीं डाला गया। मतलब यहाँ पे जो 46 बात की है अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट बात की गई है। आर्टिकल नंबर 46 बात करता है वीकर सेक्शन की। अब हमने कहा था आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 50 में बात की थी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में क्या है, ओवरलैपिंग है ना, ओवरलैपिंग है, प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है। जब प्रेसिडेंट मतलब कि उसको साइन करते हैं, पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं और बिल को साइन करते हैं तो वो लेजिस्लेटिव बन जाते हैं, लेकिन जब वो किसी और देश के साथ इंडिया की बात करते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव की पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उसमें ओवरलैपिंग है, लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक। अब आर्टिकल 51 में बात की थी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। अब इसी में जो हमारे मोदी जी दुनिया जहां में यात्रा करते रहते हैं या बहुत सारे देशों के लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, 26 जनवरी को हम हमेशा एक चीफ गेस्ट बुलाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, कोशिश की इंटरनेशनली पीस बना रहे। और जो इंडिया है इसको माना जाता है पीस लविंग नेशन, जो शांति की बात करता है, हमेशा युद्ध की बात नहीं करता। तो आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की। 51A से शुरू है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे? हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं? 11। लास्ट कौन सा जोड़ा गया है? सबसे लास्ट राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years of age। 6 to 14। ये क्या है, मतलब ये किसकी ड्यूटी है? बच्चों की ड्यूटी है कि हम पढ़ें? नहीं मैम, किसकी ड्यूटी है? लोगों की ड्यूटी है कि उनको पढ़ाना चाहिए। पेरेंट्स की ड्यूटी, यहाँ पे पेरेंट्स की ड्यूटी डाली गई थी कि वो आप अपने, देखो क्या हुआ था 86th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे स्कूल जाएंगे, सरकार मतलब उनको पढ़ाएगी, ठीक। अब सरकार तो तब पढ़ाएगी ना जब बच्चे स्कूल पहुंचेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी जोड़ दी गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो पेरेंट्स भेजेंगे, ये इनकी ड्यूटी है, ये जोड़ दिया गया आपके मतलब जो आपका 11th आपका फंडामेंटल ड्यूटी था। और 21A जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी डालता है कि वो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा। क्लियर हुआ?
आर्टिकल नंबर 72 हमने बात की थी पार्डन पावर की। पार्डन पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और कौन सी ऐसी पार्डन पावर है जो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं पर गवर्नर एंजॉय नहीं करते हैं? कौन सी ऐसी पावर है? पार्डनिंग ऑफ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस। कि डेथ सेंटेंस, अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिल गई तो प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते। आर्टिकल 76 से बात की थी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? जो कहते हैं सरकार के वकील। अब आप एक चीज बताओ कि क्या अटॉर्नी जनरल को पार्लियामेंट की डिबेट में पार्टिसिपेट करने का राइट है? यस मैम, यस एज ऑडियंस, बट नो जो वोटिंग है, बट वो नो वोटिंग राइट्स, राइट। और दूसरी चीज, वो इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में मतलब बैठ के डिबेट्स को सुन सकते हैं, ठीक है? किसी भी हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं, किसी भी केस में जा सकते हैं, ठीक। अब है आर्टिकल नंबर 110 जो बात करता है मनी बिल की। अब कोई बिल मनी बिल है, जनरल बिल है या फाइनेंशियल बिल है, ये कौन बताएगा? ये किसकी पावर है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल नंबर 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यानी बजट का कोई भी जिक्र हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। किसकी बात की गई है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर मतलब जैसे मान लो 2021 में आया ना, तो 2020 में क्या क्या चीजें हुई वो सारा कुछ पता चल जाएगा। आने वाले ईयर में गवर्नमेंट की क्या क्या प्लानिंग है वो डिस्कस होता है आपके बजट में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आर्टिकल 123 बात करता है आपके ऑर्डिनेंसेस की, कि जब अच्छा आप बताओ, मैं क्या ही बता रही हूँ, आप बताओ कि कब ऑर्डिनेंस लाया जाएगा? ऑर्डिनेंस कौन लाता है और कब लाता है? in between the Ma'am, ordinance president लाते हैं when both the houses are not in session, then he can bring the ordinance for 6 और months. किस within sir? 6 months, 6 weeks. 6 months, 6 weeks. और गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल में है? 213. 213। वेरी गुड। अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 148। 148 था आपका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका क्या काम था? ये क्या करते हैं? Audit of the government. Yes, audit for all money the related. amount taken by the parliament if it is एक used चीज मैंने for the आपको और बताई थी कि ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? Public account. Public account कमिटी। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? ये अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को। ये तो बताया था, ये प्रेसिडेंट को देंगे, प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में रखाएगी और पार्लियामेंट किसको देगी? पब्लिक अकाउंट कमेटी को। और से बात करें, ठीक, तो उसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि ये अपनी रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट, ठीक, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन, अब आ जाते हैं अगला आर्टिकल नंबर 155। 155 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की। तो अब आप ये बताओ कि गवर्नर का टेन्योर कितने दिनों का होता है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, कब तक जो गवर्नमेंट? 5 years. 5 years. Everyone. मैम 5 years, but pleasure of प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं तो। वेरी गुड, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये याद रखना है कि जो गवर्नर का जो टेन्योर है वो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है, ठीक। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि कब तक, तो गवर्नर की जो पोस्ट है वो इलेक्टेड नहीं है, अपॉइंटेड है, ठीक। तो अगर तो प्रेसिडेंट उनको हटाते नहीं है तब तो वो 5 साल रहेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि क्या हो जाता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ही वो अपनी पोस्ट पे रहते हैं। तो ये गलती मत करिएगा कि 5 साल बताने लगेंगे। आर्टिकल 202 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन स्टेट का। तो किसी ने भी कुछ दिन पहले किसी ने पूछा था ना कि स्टेट में मनी बिल कौन डिसाइड करता है? तो स्टेट में भी क्या आ जाते हैं? बजट आते हैं। तो स्टेट का जो बजट है वो उनका क्या हो जाएगा? मनी बिल। और वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं आपके मतलब वो इशू होता है ऑन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। दूसरा मतलब अगला है आर्टिकल 200। ये बात करता है गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर का। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब है कि मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास करके गवर्नर को दिया, ठीक। अब गवर्नर अगर उसको पास नहीं करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो बोलेंगे कि मैं इस बिल को रिजर्व करता हूँ, कि मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट से इस बिल के रिगार्डिंग, मैं इस बिल के रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करूंगा। तो वो क्या कर लेते हैं? उस बिल को रिजर्व कर लेते हैं। फिर वो अपने बताए मतलब अब जो गवर्नर है वो तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, तो जब तक के लिए गवर्नर ने उस बिल को रिजर्व कर लिया तब तक क्या वो बिल कभी एक्ट नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। अब
आर्टिकल 213 जो कि बात करता है ऑर्डिनेंस इशू करने की, ऑर्डिनेंस यहाँ पे इशू कर रहा है आपका गवर्नर। आर्टिकल नंबर 214 जो हाई कोर्ट्स की बात करता है। आर्टिकल 226 बात करता है रिट्स की, जब जैसे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, सेम वे आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रिट इशू कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आर्टिकल 32 में रिट इशू होते हैं, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, वो ऑल इंडिया में उसकी वैलिडिटी होती है। लेकिन आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट इशू करते हैं, उसकी वैलिडिटी केवल और केवल उस स्टेट तक ही होती है। अब अगला है आर्टिकल 239AA जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है कि कुछ प्रोविजन जो स्पेसिफिकली मेंशन है फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी न्यू दिल्ली के लिए, तो जो आपका अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, आप देखोगे न्यूज़पेपर में हमेशा आर्टिकल 239AA लिख के आता है, जो बात करता है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी दिल्ली और जो लेफ्टिनेंट है उनके बीच के रिलेशन को डील करता है आर्टिकल 239AA। अब आर्टिकल 249 मतलब 249 में क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे इश्यूज जिसमें पार्लियामेंट को, हमने पढ़ा था लिस्ट 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है ना। पहला यूनियन लिस्ट जिसपे यूनियन कानून बनाएगी, दूसरा स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट कानून बनाएगी, और थर्ड है कंकरेंट लिस्ट जिसपे दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, स्टेट की लिस्ट पे कानून बनाना शुरू कर देती है। कब, मान लो कि कोई देश हमारे ऊपर मतलब आक्रमण कर दे, कोई और कंट्री आ जाए एनेक्स करने के लिए इंडिया को, ठीक है, तो ऐसे में मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट को एनेक्स, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाने का काम फिर पार्लियामेंट शुरू कर देती है। तो वो स्पेशल प्रोविजन जहां पे पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बनाए, वो आता है आपके आर्टिकल नंबर 249 में, ठीक है। अब आर्टिकल 262 क्या है, इंटर स्टेट रिवर्स। अब जो मान लो आपने स्टेट तो बांट दिया कि भाई यूपी यहाँ से यहाँ तक, एमपी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो वो गाना है ना पंछी नदियां पवन के झोंके, तो पंछी नदियां पवन के झोंकों को तो नहीं पता ना कि टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है। तो जो रिवर है, वो रिवर तो एक स्टेट में फ्लो कर रही थी, वो दूसरे में भी बहती चली जाएगी, उसको तो पता नहीं कि कर्नाटक खत्म तो अब मैं नहीं बहूंगी, है ना, वो तो फ्लो कर ही रही उसी फ्लो में। तो अब इसमें क्या होता है कि वाटर का डिवीजन होता है। वाटर क्या होता है, जो रिवर्स होती है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर स्टेट चाहता है कि उसको मैक्सिमम जो है वाटर का शेयर मिले। तो जो दो स्टेट के बीच में रिवर वाटर को लेके जो डिस्प्यूट होता है, उसके एडजुडिकेशन करके जितने भी आर्टिकल मतलब जो भी चीजें उसके एडजुडिकेशन से रिलेटेड है, वो आपका आर्टिकल नंबर 262 में दिया हुआ है। अब है आर्टिकल नंबर 275। आर्टिकल नंबर 275 है ग्रांट्स का। देखो दो वर्ड है, एक होता है लोन और दूसरा वर्ड है ग्रांट्स। लोन्स क्या होता है कि मान लो कि मैंने आपको लोन दिया, ठीक, मान लो मैंने आपको 100 रुपए का लोन दिया, तो आप क्या करोगे, मुझे हर मंथ उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट दोगे, ठीक, वो होता है लोन। ग्रांट क्या होता है कि मैं वन टाइम आपको कुछ पैसे दे दूं, समथिंग विच मतलब ग्रांट क्या होगा, स्पेसिफिक होगा कि मान लो एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए मैंने आपको ग्रांट दे दिया, तो आप जो ग्रांट का पैसा होगा वो मुझे रिटर्न तो नहीं करेंगे, लेकिन आप उसी पर्टिकुलर जैसे जिस इंटरेस्ट में आपको ग्रांट इशू किया गया है, उसी इंटरेस्ट में आप क्या करेंगे, वो काम को पूरा करेंगे, राइट। अगला है आपका आर्टिकल नंबर 280 जो बात करता है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन हमने बताया था आपको कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है कि जो रेवेन्यू मिल रहा है, जो स्टेट को टैक्सेस मिल रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस वे में होगा, वो बात करता है आपका फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल नंबर 312 ये बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। अभी इंडिया में 3 ही सर्विसेज ऐसे हैं जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। एक है आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब ये होता है कि थोड़े समय आप सेंट्रल में काम करोगे, फिर स्टेट में, स्टेट की जो भी प्रॉब्लम हुई आप सेंट्रल लेके जाओगे, उसको सॉल्व करोगे, फिर स्टेट में आओगे। इसको कार्डर बेस्ड सर्विसेज भी कहते हैं। फिर आर्टिकल 323A ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्या होता है, छोटे मोटे केसेस को बनाने के लिए, सुलझाने के लिए हम ट्रिब्यूनल्स बनाते हैं, और जब वो केस सॉल्व हो जाता है तो ट्रिब्यूनल को वहीं पे हटा दिया जाता है। आर्टिकल 324 ये बात करता है इलेक्शन कमीशन के पावर की। इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या पावर है कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन की। तो हमने अच्छे से आर्टिकल 324 पढ़ाई है। 352, 356 और 360 ये बात है आपकी इमरजेंसी की। 52 बात करता था नेशनल इमरजेंसी की, 56 ने बात की थी प्रेसिडेंट रूल की, और 360 ने बात की थी फाइनेंशियल इमरजेंसी की। और आर्टिकल 368 जो बात करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट रिजिड, जब भी आप उसको चेंज करना चाहेंगे तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 368 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो चेंजेस किए जा सकते हैं वो दिया है आर्टिकल नंबर 368। गॉट इट।
अब आपको इसको क्या करना है, रिवाइज करते चलना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरू के 5 अमेंडमेंट्स थोड़े याद रहने चाहिए, मतलब थोड़ा सा कोशिश करिए कि शुरू के 5 अमेंडमेंट्स है वो आप ना भूलो, बाकी तो अब जो जो नए आते जाएंगे वो आप जरूर से उसमें ऐड करते जाएंगे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो रिसेंट अमेंडमेंट से या आपके 73rd अमेंडमेंट से ही पूछा जाता है। फिर भी हम समझ लेते हैं फटाफट से अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो चेंज किया गया था वो आपका हमने पढ़ा था शेड्यूल कौन सा, 9th शेड्यूल में बात किया था चेंजेस इन सर्टेन एक्ट और प्रोविजंस। तो ये क्या था कि जब इंडिया आजाद हुई थी तो हमारे यहाँ पे पहले थे बहुत सारे जमींदार। तो जमींदार लोग क्या करते थे कि ऐसा होने लगा कि हमने शुरू किया भूमि सुधार आंदोलन। यहाँ पे क्या था कि जो जमींदार थे उनके पास बहुत सारी लैंड थी, वो सारे लैंड को होल्ड करके उन्होंने रखा हुआ था। तो जो ऐसा किया गया कि जमींदारों से आप लैंड को लोगे और जो छोटे छोटे पीरियड से आप उनको उनमें लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक। तो उसके लिए गवर्नमेंट एक प्रोविजन लेके आती है जिसको हम कहते हैं सीलिंग। सीलिंग मतलब एक कैप। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास 50 एकड़ से ज्यादा, हाँ 50 से ज्यादा जो है लैंड नहीं होनी चाहिए, कैप लगा दिया। तो ऐसे में जमींदारों मतलब क्या करना शुरू कर दिया था इन्होंने कि आप पढ़ोगे इकोनॉमी में कि ये लोगों ने क्या किया था कि इवन अपने नौकर या कुछ ऐसे अननोन लोगों के ऊपर मतलब नाम पे जमीनें ट्रांसफर कर दी थी ताकि जो सीलिंग लिमिट है वो घट जाए। अपने सर्वेंट्स पे अपने मतलब एक पर्सन के पास 50 सीलिंग नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने मैक्सिमम लोगों के पास जो है ये डालना शुरू कर दिया था। और दूसरा था कि यहाँ पे हमें पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे और एक जो फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी। तो लोग बहुत सारे कोर्ट केस होने लगे कि भाई हमारी लैंड हमसे आप ले नहीं सकते क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल राइट है। तो उस फंडामेंटल राइट को स्क्रैप किया गया, ठीक है, वहां से फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। और दूसरी तरफ ये जो चीजें हैं वो पकड़ी जाने लगी और ये सब मतलब ये सारे चीजों को हटाने के लिए, सारे लैंडमार्क्स को खत्म करने के लिए पहला अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसने आर्टिकल 31A और 31B को इसमें जोड़ा, जिससे कि जो आपका लैंड रिफॉर्म था वो सक्सेसफुली ग्रेजुअल वे में किया जा सके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है जो आपको याद रखना है वो है आपका 7th अमेंडमेंट एक्ट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि अब स्टेट कैसे बनेंगे, मतलब जो इंडिया को जो विदेशी वो वैसे छोड़ के चले गए थे, अब हमें प्रॉपर वे में नया इंडिया बनाना था। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, रिलीजन के बेसिस पे भी है, कास्ट के बेसिस पे भी है। आप देखो तो क्रीड के बेसिस पे भी कि साउथ इंडियन थोड़े से मतलब उनका जो आप देखो कद काठी जो हाइट वाइट कैसी होती है, नॉर्थ इंडियन कैसे होते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे होते हैं। तो स्टेट को कैसे बनाया जाए, लैंग्वेज को बेसिस बनाए, रिलीजन को बनाए, कास्ट को बनाए, क्रीड को बनाए, कल्चर को बनाए, क्लोथिंग को बनाए, क्विजीन को बनाए, किसको हम बेसिस बनाए। तो आपके इन्होंने बनाया लैंग्वेज को बेसिस। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बात किया था कि कैसे नए नए स्टेट्स को इंडिया में बनाया जाए। अब 30th अमेंडमेंट है जिसने स्पेशल प्रोविजंस दिया नागालैंड को। देखो नागालैंड एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा मतलब स्टेट है जहां पर मैक्सिमम लोग ट्राइब है और इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि मतलब 2 या 4 घर बदलते ही वहां पर ट्राइबल जो डाइवर्सिटी वो चेंज होती है, कोई और मतलब और चीजों को मानने वाले लोग बसने लगते हैं। मतलब इतनी छोटी जगहों पे जो है डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो उनको चाहिए थी अटॉर्नी अपने जो है अपनी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो कुछ स्टेटस दिया गया, कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया नागालैंड के लोगों को। ये था आपके 13th अमेंडमेंट के थ्रू। अब है आपका 26th अमेंडमेंट 1971, ये एबॉलिश किया था आपकी इंदिरा गांधी ने। ये बात करता था, देखो हमने आपको क्या बताया कि जब इंडिया आजाद हुआ तो 362 प्रिंसिली स्टेट्स थे, मतलब राज्य महाराजे थे। तो वो इंडिया में जब आ रहे थे तो उनको बात की गई कि ठीक है आप इंडिया में मर्ज हो जाओ, हम क्या करेंगे आपको एक मतलब सर्टेन अमाउंट में कुछ पेंशन देंगे। और वो पेंशन को हम कहते थे प्रिवी पर्सेस, ठीक है, तो पेंशन वगैरह देने की बात की थी। तो जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया, इस प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया। कोई भी प्रिवी पर्स नहीं, कोई प्रिविलेज नहीं, जैसे सब लोग वैसे आपकी, ठीक है। तो जो पेंशन वेंशन देते थे जिस बेसिस पे इन्होंने इनको मिलाया था वो यहाँ पे खत्म कर दिया गया। अब था आपका 38th अमेंडमेंट एक्ट। यहाँ से शुरू होता है पॉलिटिक्स का खेल। वो क्या कि हमने पढ़ा था कि जो आपका स्टेट रूल था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था कि स्टेट रूल एक डेड लेटर बन के रह जाएगा और ये कभी भी यूज नहीं होगा। और हमने क्या कहता है 190+ बार इसका यूज किया जा चुका है। क्यों, कैसे ये सब आगे बढ़ा, तो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसको नॉन जस्टिफिएबल बना दिया गया। मान लो कि यूपी में लगा देते प्रेसिडेंट रूल, अब उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो
अब यूपी की जो सरकार है, यूपी के लोग चले जाए हाई कोर्ट, बोले कि भाई जिस वे में आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है दैट इज नॉट जस्टिफिएबल, किसी वैलिड रीजन पे आपने प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स किया गया है, तो इसको नॉन जस्टिफिएबल बना दिया गया। इसका मतलब कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे तो बात कहाँ करेंगे, लेकिन अब ये है कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक। या ऑर्डिनेंस के टाइम जो भी प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, मतलब ऑर्डिनेंस लेके आते हैं कि मानो निर्भया का केस हुआ था उस समय कोई ऑर्डिनेंस अगर गवर्नमेंट प्रेसिडेंट लेके आ जाते तो उसको भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो उसको नॉन जस्टिफिएबल बना दिया गया है। अब है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट 42nd अमेंडमेंट, जिसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस हुआ था केशवानंदा भारती का केस, ठीक है, केशवानंदा भारती केरल के हैं और उन्होंने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस केस का जो वर्डिक्ट था, उसके जो मतलब वो आया था, रिजल्ट आया था, उसने बहुत सारे चेंजेस किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, और वो था आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इससे पहले क्या किया, प्रीएम्बल में चेंज, प्रीएम्बल में जो वर्ड था सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया है, इसमें 3 नए वर्ड्स को जोड़ दिया, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब पहले जो वर्ड था यूनिटी ऑफ द नेशन की बात करते थे कि यूनिटी ऑफ द नेशन को हम बना के रखेंगे, दूसरी तरफ इसमें बात कर दी गई यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये यूनिटी और इंटीग्रिटी में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी? What do you understand by unity and integrity? Anyone? मैम यूनिटी का मतलब होता है कि एक साथ, और मतलब एकता, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है सब एक साथ। वैसे दोनों सेम ही हो गए। और कोई बताएगा? बाकी सब सुनते हैं लेक्चर, ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसा ही कि बस लगा के हट जाते हैं कि बस बात में समझेंगे। आप लोग सुन रहे हो सारा कुछ कर, मैं इसीलिए पूछते रहती हूँ कि आप सारे पार्टिसिपेट तो रहते हो ना, देव, करण, मानसी, प्रियंका, साक्षी, संदीप, संजीत, शरणदीप, आर यू ऑल गाइस लिसनिंग और नॉट? अच्छा शरणदीप, आप बहुत दिनों बाद देखे, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो यूनिटी अगर बात करें, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चलो हम एक होकर रहेंगे, लेकिन इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप अलग नहीं हो सकते। यूनिटी कहीं ना कहीं एकता की बात करता है और इंटीग्रिटी बात करता है अखंडता, ठीक है। एकता एवं अखंडता मतलब कि ऐसा ना हो जाए कि कोई पर्टिकुलर स्टेट अलग हो जाए, एक होके रहो। यूनिटी का मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो एक रहेंगे, लेकिन इंडिया भी अखंड रहे। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर एक अलग अपना स्टेट बना ले, यूपी अलग हो जाए, तो कहते खंड, खंड मतलब पार्ट, यानी कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। इंडिया हमेशा एक नहीं, एक ही बना रहना चाहिए। तो यूनिटी तो हो गया इंडिविजुअल के सेंस में, और इंटीग्रिटी बात करता है एज अ कलेक्टिव, ठीक है, कि पूरा स्टेट भी इंडिया को हमेशा एक बना के रखेगा। और ये चीज जोड़ी थी आपकी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, ठीक। अब फिर इसने जोड़ा आर्टिकल, मतलब कि आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में ये हो गया कि जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही अपने ड्यूटीज और फंक्शन को पूरा करेंगे। मतलब कभी भी ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट ऑटोक्रेट हो जाए। हमारे यहाँ पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है कि जिसको भी हम मतलब चुन के भेजते हैं अल्टीमेटली वही लॉ बनाते हैं। तो प्रेसिडेंट अगर ऐसा हो जाएगा कि कोई लॉ पे वो साइन ही ना करे या कुछ भी पे बना दे, तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है वो बदल जाएगी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वही एक अकेला मालिक हो जाता। इसे 74 अमेंडमेंट करके दिया गया कि आप हमेशा और हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम करेंगे। अब आर्टिकल 257 ए बात करता है कि किसी किसी कैटेगरी में अगर ऐसा लगता है यूनियन गवर्नमेंट को, जैसे कि अब स्टेट में होती है पुलिस, ठीक है, स्टेट की रक्षा करने के लिए पुलिस है, और आर्मी होती है आपके सेंटर के अंडर। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ जाते हैं, तो जो सेंटर है वो अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हैं, कहाँ पे, स्टेट में। अब ये भी हो सकता है कि मान लो उस पर्टिकुलर स्टेट कोई बाउंड्री का स्टेट है, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री है वो चाइना से लगती है, ठीक। तो ऐसा हो गया कि मान लो चाइना आ जाए अरुणाचल प्रदेश में, तो हो सकता है हमें क्या करना पड़ेगा कि जो वहां की फोर्स है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि चाइना को रोक पाए, तो इंडिया की गवर्नमेंट वहां पे डिप्लॉय कर दे। या किसी स्टेट में आप देखो इलेक्शन होते हैं, तो आप इलेक्शन अगर आप जाओ पार्टिसिपेट करने, मतलब वोट देने, तो आप देखिए वहां पे आर्मी लगी होती है, ठीक।
तो क्या होता है, इलेक्शन कमीशन भी आदमी को फिर बोलेगा कि भाई आप क्या करो कि मतलब इलेक्शन कोई हैक कर ले कोई, या जो वोट आपने दिया है तो ईवीएम को कोई हैक कर ले, कोई टैम्पर कर दे, तो वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आर्टिकल 42 ने 51A भी जोड़ा था। ये 51A क्या है, ये है पार्ट 4A जो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। अब आर्टिकल 42 में ये भी था कि अब जैसे कि मान लो कि आर्टिकल 352 में बात की थी नेशनल इमरजेंसी की, तो नेशनल इमरजेंसी में ये था कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा देते थे पूरे देश में। तो अब क्या है कि 352 में जो प्रोक्लेमेशन होता है तो उसमें ये होता है कि वो तभी हो सकता है जब या तो मतलब कि कोई जो इंटरनल इंटीग्रिटी है इंडिया की उसको प्रॉब्लम होने लगे, या एक मिलिट्री रिबेल इंडिया पे हो जाए, तभी ये लगेगा। और दूसरी चीज ये है कि मतलब कि पहले होता था ना कि किसी पार्ट में भी लगा देते थे, अब क्या है वो थ्रू आउट द कंट्री लगेगी। नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट द कंट्री लगाई जाती है जब तक कि वो पूरी सिचुएशन अच्छे से टैकल ना हो जाए। फिर 61st अमेंडमेंट किया गया, थोड़ा सा ये बोल्ड नहीं हो पाया है। 61st अमेंडमेंट था, ये राजीव गांधी के समय पर हुआ था, और इसमें क्या किया गया था कि जो वोटिंग एज थी पहले थी कि 21 ईयर्स में ही आप जो है वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट बनी, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट को यूथ बहुत पसंद करते थे। जो यंग लोग होते हैं, यंग लोगों के साथ एक दिक्कत होती है कि मतलब वो देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर से हमारे प्राइम मिनिस्टर लग रहे हैं, तो यंग लोग उनको बड़े पसंद करते थे। ठीक है, तो और मतलब ऐसा एज यूजुअल होता नहीं कि इतने गुड लुकिंग चार्मिंग लोग थोड़े से आपके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें। तो राजीव गांधी को ऐसा माना जाता है कि यूथ उनको बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने यूथ के लिए क्या किया था कि जो वोटिंग एज 21 थी उसको रिड्यूस करके 18 कर दिया था। ठीक, तो 61st अमेंडमेंट रिलेटेड है आपकी जो वोटिंग एज है आपकी वो 21 से 18 हो गई है। 69th अमेंडमेंट ने बात की थी, स्टेटहुड दे दिया था आपकी इसको दिल्ली को, तो अब क्या है दिल्ली में भी लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई है। 73rd अमेंडमेंट तो हमें अच्छे से पता है जो कि रूरल इलेक्शंस की बात करता है, और इसी में 74th भी आप याद रखेंगे। 74th से बात किया था अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट वाला जो कि है 101, जिसने क्या किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसने रिप्लेस किया वैट को, वैल्यू एडेड टैक्स को हटा के अब जीएसटी ला दिया गया है। तो ये है आपका 101। 102 ने बात किया था, अभी आपका पहले था नेशनल कमीशन ऑन एससी, नेशनल कमीशन ऑन एसटी एंड नेशनल कमीशन ऑन विमेन। अब एक नया आ गया है नेशनल कमीशन ऑन द बैकवर्ड क्लासेस। और सब अभी जो लेटेस्ट आया है जिसमें आप सारे लोग तो इसे बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि 10% रिजर्वेशन दिया गया है इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजंस, और ये है आपका 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट, तो ये हो गया आपका पॉलिटी का पूरा कोर्स खत्म। अब आपका बचा, कल आप टेस्ट सॉल्व करके आएंगे, और आपकी एक शीट बची हुई है जो कि आज अगर आपने, क्योंकि टाइम ही खत्म हो गया है, तो वो शीट भी हम कल देख लेंगे। बाकी आपकी सारी चीजें खत्म हो गई है। अब आपका काम है इसको प्रॉपर वे में रिवाइज करना। प्रॉपर वे में अगर आप रेगुलर नहीं भी रिवाइज कर पाते हैं, एटलीस्ट ट्राई करिए कि जो क्वेश्चंस की शीट आपके साथ शेयर है आप उन क्वेश्चंस की शीट को देखते जाए। जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है आज पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, टाइम निकाल के अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा लगता है नहीं समझ में आया, तो कल आप उसको क्लियर कर लेंगे। उसके बाद कल के बाद फिर, ताकि ऐसा हो कि सिर्फ पॉलिटी रिवाइज करना हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को लेके कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कोशिश करिएगा, मैंने अपने साइड से पूरी कोशिश की कि जो भी एसएससी का कोर्स था, अगर एसएससी में 5 था तो आई हैव ट्राइड माय सुपर बेस्ट कि मैं उसको 10 तक लेके जाऊं, कि आपका लेवल इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि आप ना केवल एसएससी बल्कि स्टेट पीएससी का भी एग्जाम दें तो एक बार ही आपका जो प्रीलिम्स लेवल है वो वहां से क्लियर हो जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, आपका एसएससी में केवल लिखने का नहीं है, प्री पास करने के बाद आपका जो टियर 3 है, सॉरी मतलब कि ऑब्जेक्टिव का नहीं है, टियर 3 में आपको लिखने के लिए भी होगा, और लिख वही अच्छा सकता है जिसकी क्वालिटी में और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट में जिसकी बहुत अच्छी समझ होती है, वही बहुत अच्छा वहां पे लिखते भी हैं। ठीक है, तो आप इस समझ को बना के रखेंगे, आप इसको बार बार रिकॉल करेंगे। 22 जो की चीजों को नहीं देखना है। अभी तक आप जैसे मान लो कि न्यूज वगैरह सुनते थे तो कैसा सुनते थे कि जो न्यूज वाले ने बता दिया बस आपने उसको मान लिया। अब पॉलिटी आपने पढ़ ली, अपने अधिकारों को भी जान लिया है, मतलब राइट्स को भी समझ लिया है, ड्यूटीज को भी समझ लिया है, तो अब आप एक एक्टिव सिटीजन भी बनेंगे। और बायस होके सोचना छोड़ दीजिए, मतलब कि ये नहीं सोचेंगे कि जो भाजपा वाले कह रहे हैं वो सही है या जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो सही है। आप इंडिया के एक्टिव सिटीजन हैं, आप क्या सोचते हैं कि आपकी इंडिया में क्या होना चाहिए वो सही है, तो उस तरह के अप्रोच बनाना शुरू करिए।
आप ना थोड़ा सा सोचना शुरू करें, अपने अंदर से एक फीलिंग लाके देखो कि मतलब जब मैं ऑफिसर बन जाऊंगा तो मैं कैसे सोचूंगा, वो चीजें अभी से सोचना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन बन भी जाओगी। फेक मतलब कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, जब तक आप उस चीज को पूरा ना करो तब तक फेक करना शुरू कर दो, एक ना एक दिन बहुत जल्दी ऐसा होता है कि फिर वो जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर बहुत जल्दी इनवाइट हो जाती है, राइट। इस अप्रोच से आप आगे की रिवीजन करेंगे, आज पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, कल कोई डाउट है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, ईमानदारी से टेस्ट को सॉल्व कर लेगा, विद इन 20 मिनट आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कल हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कि कल सारे बच्चे रहते भी हैं या नहीं, क्योंकि क्या होता है जिस दिन टेस्ट का डिस्कशन होता है मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो फालतू की चीज है, और तो वही काम की चीज होती है। ठीक, कुछ डाउट है तो आप पूछ लो, अदरवाइज क्लास को फिर यहाँ पे समाप्त करते हैं। शरणदीप, हाँ बताओ, आप तो बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे, कैसी पढ़ाई चल रही है? Actually, ma'am, I recently got married. Oh, wow, So- congratulations. Thank you so much. So actually, मैं तो पिछले 5 years से I'm working in with MNC as an HR. तो बस मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को इनकरेज किया कि आपको ट्राई करना चाहिए। सो अभी मैं बस रेगुलर होने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अभी रेगुलर हो नहीं पाई हूँ। थैंक यू सो मच प्रतिभा। सो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं। तो खत्म हो गया क्या पॉलिटी? हाँ बेटा, आज की पॉलिटी आपकी खत्म हो गई, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत बहुत बधाई, और दोनों चीजों को साथ लेके चलिए, प्रोफेशन और पर्सनल। कभी ऐसा कोशिश करिएगा प्रोफेशनल लेवल पे आप इतना ग्रो करो कि जो पर्सनल लेवल वाले हैं वो आप पे एक प्राउड करें, है ना। तो पर्सनल, प्रोफेशनल और प्राउड को जोड़ लीजिएगा, और आई विश ऑल द बेस्ट फ्रॉम पूरी क्लास की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप उसको सुनिएगा, अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली ठीक है मैम। सो थैंक यू मैम। So that's it for today, और एक अच्छे नोट पे खत्म हुआ है, हमें एक अच्छी खुशखबरी मिली है, तो हम इसी नोट पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो बाकी की जो भी डिस्कशन है we will discuss by tomorrow. Okay guys.